तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं कि आवेश क्या है, आवेश को कैसे परिभाषित किया जाए, आवेश क्या चीज है, इसे हम कैसे समझेंगे। तो आवेश जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, वह कारक जिसके कारण कोई पदार्थ कोष्ठक में चालक वैद्युत मय हो जाता है। आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। वह कारक जिसके कारण कोई चालक वैद्युतमय हो जाता है, आवेश कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब कोई भी चालक या कोई भी पदार्थ वैद्युतमय कैसे होगा? हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका है कि हम उस चालक को वैद्युतमय कर दें? तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और परमाणु हमेशा उदासीन रहता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं हमेशा बराबर रहती हैं, जिसके कारण समस्त धनावेश और समस्त ऋण आवेश बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यही कारण है कि परमाणु के अंदर आवेश होने के बावजूद भी उनका जो प्रभाव है वो शून्य बना रहता है। तो अब क्या करना है बच्चों कि हमें परमाणु को डिस्टर्ब कर देना है, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्याएं हैं उनको बराबर होने से रोक देना है, नहीं बराबर नहीं होने देना है। हम कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे कि जिससे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर न हो, या अगर बराबर हैं तो उनमें से हम ऐसा उपाय करें कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो या इलेक्ट्रॉन को डाल दें। इलेक्ट्रॉन को किसी माने पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए अथवा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हो जाएंगी और परिणामी आवेश या नेट आवेश उसमें शून्य नहीं होगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक एटम लिया सोडियम का। किसका एटम? सोडियम का एटम लिया। किसका एटम? सोडियम का एटम। सोडियम का एटम हम लेते हैं, सोडियम, ठीक है ना, जिसमें 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी 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 सॉरी
जिसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसे न्यूक्लियस से बाहर करना बहुत कठिन कार्य होता है, यह आसान नहीं होता है। इसलिए आप ये भूल जाइए कि हम प्रोटॉन को निकाल करके एटम को डिस्टर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है, काम होता है। इसीलिए, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस में नहीं होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो विभिन्न ऑर्बिट होते हैं उनमें रहता है, और जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा होती है या बाहरी ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को निकालना भी आसान है और उन इलेक्ट्रॉनों में और इलेक्ट्रॉनों को मिलाना भी आसान होता है। तो आइए हम समझते हैं कि सोडियम की प्रकृति कैसी है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकालना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डालना सोडियम में बहुत कठिन कार्य होगा। ठीक, तो सोडियम में से हम इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें, उसकी जो बाहरी कक्षा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो जो एटम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो डिस्टर्ब होने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करेगा, और उस पर जो है देखिए नेट चार्ज जो आएगा वो धनावेश आ जाएगा। उस सोडियम एटम पर जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा ये जरा सा देखिए। तो इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन है, तो मान लीजिए जो है प्रोटॉन पर धनावेश होता है, एक प्रोटॉन ये हो गया, दूसरा प्रोटॉन हो गया, तीसरा प्रोटॉन हो गया, ये चौथा प्रोटॉन, पांचवा प्रोटॉन, छठा प्रोटॉन, सातवां प्रोटॉन, आठवां प्रोटॉन, नौवां प्रोटॉन और ये 10वां प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां प्रोटॉन। ओके, और ठीक उतने ही संख्या में इस एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10 और ये 11। अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, यानी ये कैंसिल हो गया। ये प्रभाव, धनावेश का प्रभाव और ऋण आवेश का प्रभाव, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, इसी प्रकार से ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं। हाँ, टोटल ऐसे मान लीजिए निरस्त हो गए। तो जो टोटल चार्ज हो गया, नेट चार्ज हो गया सोडियम पर, सोडियम के एटम पर, वो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, सोडियम के एटम पर जो नेट चार्ज है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है, अब हमको किसी भी तकनीक से, किसी भी विधि से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकाल देना है। इलेक्ट्रॉन को मैंने मान लीजिए निकाल दिया, तो अब जरा सा आप सोचिए, मान लीजिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, ये मान लीजिए ये निकाल दिया, परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये हमने इसको क्या किया, निकाल दिया इसको किसी तकनीक से, किसी विधि से इसको हमने क्या किया, इसमें से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को। तो अब आप जरा सा देख सकते हैं, अब चूंकि अब ये क्या होगा,
यहां पर 11 अठनी क्या हो गए, ये प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के बाहर क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस के बाहर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो कुल मिलाकर के नेट जो चार्ज आएगा एटम पर जो है, अब क्या हो जाएगा, अब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और यही कारण है कि जो सोडियम नाम का जो पदार्थ है, एटम है, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी धन आवेशित हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए हम एक दूसरा एटम लेते हैं जिसकी प्रकृति क्या है, जिसकी प्रकृति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति है उसके अंदर। जैसे हमने दूसरा आइटम क्या लिया, मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक। तो क्लोरीन में क्या पाया जाता है, क्लोरीन एटम में कितने हैं, 17 प्रोटॉन है, और ठीक उसी के बराबर 17 इलेक्ट्रॉन भी है। 17 क्या है, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रधान आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, है ना। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिए, निरस्त कर दिए, और क्लोरीन का परमाणु पूरा क्या बना रहता है, क्या बना रहता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को डिस्टर्ब कर देना है, इक्वल होने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है ना। क्लोरीन एक ऐसा एटम है जहां से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल नहीं सकते हैं, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, तो ये ग्रहण कर लेता है ना। अब 17 जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया इसको, तो क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसको, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया, बाहर से देने पर, बाहर से देने पर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको बाहर से दे दिया जाए, तब क्या हो जाएंगे, इसके पास कुल कितना हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन, और क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो क्या हुआ, उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, उस एटम के ऊपर आ जाएगा ऋण आवेश आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आवेश इसी प्रकार से चालक हो या अचालक हो, ठीक है ना, उसको अगर हम चार्ज करते हैं तो आवेश इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल करके, इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके, कम करके, या बाहर से इलेक्ट्रॉनों को डाल करके, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, उसको आवेशित कर देते हैं। तो अब इस पर क्या हो गया, अब ये बन गया ऐसे, जब हमने यहां पर क्या बनाया, यहां पर हमने जो है ये कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये बन गया, या नए के ऊपर हम यहां पर लिख देंगे प्लस, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, धन आवेश आ गया, है ना। अब यहां पर जो आया, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, ठीक है ना। तो क्लोरीन ऋण आवेशित हो गया और सोडियम क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको यहां समझना है, ठीक है ना, कि आवेश को हम कैसे
माने किसी पदार्थ को कैसे आवेशित करें, तो आवेशित करने के तरीके ढेर सारे तरीके हैं। घर्षण द्वारा भी हम कर सकते हैं। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ेंगे, घर्षण कराएंगे, तो उससे भी पदार्थ की प्रकृति के अनुसार किसी एक पर धनावेश और दूसरे पर क्या हो जाता है, ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में से, जैसे मान लो ये दो पदार्थ है हमारे पास, है ना, मान लो ये इसकी प्रकृति ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है इसकी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति है। और जो ये हरा वाला है मान लो, है ना, ये ऐसा पदार्थ है कि इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। तो मान लीजिए हम दोनों को एक दूसरे पर ऐसे क्या करें, रगड़े, ऐसे रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने से क्या हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है ना। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। क्या हो गई, अधिकता हो गई, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई उस पर ऋण आवेश आ जाता है। उस पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश हो जाता है, वह ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा भी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो अब आइए आपको बताते हैं कि अब मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हाँ, और यदि नहीं आई होंगी तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा और इसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, बंद बंद चलू। तो हाँ बच्चों, अब आपको हम बताएंगे जिस चालक को हमने आवेशित किया उस पर कैसे पता लगाएंगे कि कितना आवेश है।
कितना चार्ज है इसको कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं, आवेश के मात्रा की गणना करना, मात्रा की गणना, गणना। तो पहली बात तो आप लोग ये जान लें कि आवेश की एसआई इकाई, एसआई इकाई या मात्रक कूलाम्ब होता है, कूलाम्ब, कूलाम्ब होता है। हाँ, क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम्ब है। कूलाम्ब में नापेंगे और इसको किस प्रकार से हम नापते हैं, तो मान लीजिए ये कोई चालक है, क्या है? कोई चालक है या कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ में से मान लीजिए कि हमने n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया, है ना? n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से। तो जब निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घटेगी तो अब क्या होगा? ये हो गया, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ, क्या आ जाएगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस चालक पर जो है क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए? n इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है ना? तो अब हम इस आवेश को, कितना इस पर आवेश, धन आवेश आया, इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे? इसके लिए आप करेंगे आवेश बराबर होगा m e, जहां e क्या है? जहां e बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है ई का मान। यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वही क्या है? ये है, इतना कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इसमें से निकाले कितने गए? n इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो n इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? ई का मान यहां पर रखेंगे। ये आपका इस प्रकार से एक सूत्र, अगर हम क्यू आवेश को क्यू से लिखें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन ई, है ना? और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है इसलिए इस पर क्या आएगा? प्लस आवेश आएगा। क्या आएगा? धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये जो चालक है, ये चालक पर क्या आ गया? धन आवेश आ गया। ठीक है ना? और कितना धन आवेश आ गया? प्लस एन आई, प्लस एन आई। यहां एन का मान क्या है? ये ई का मान कितना है? इतना है। और एन क्या है? निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना? ये धनावेश की गणना हम कर लेंगे। और मान लीजिए हमारा कोई ऐसा चालक है जिसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को, ये चालक है ना, और इसमें हमने क्या किया? n इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, n इलेक्ट्रॉन, है ना, डालने पर, n इलेक्ट्रॉन डालने पर, n इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया। तो डाल देने पर क्या होगा n इलेक्ट्रॉनों को? तो ये इस पर आवेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि डाला जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पर क्या आएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आएगा? ऋण आवेश। क्या आ जाएगा? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज आएगा, है ना? इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और कितना आएगा
इसके लिए भी हम यहां निकालेंगे आवेश बराबर वही कितना एन ई, एन ई, जहां एन क्या है डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको इलेक्ट्रॉन डाला गया है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो नेट आवेश है वो क्या आ रहा है ऋण आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए जब हम इसको सूत्र के रूप में ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एन ई, है ना यहाँ पर। और जहां पर एन क्या है निकाले गए यानी डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल क्या हुआ, आवेश की गणना हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं यहां पर एक फार्मूला लिख दे रहा हूं, कॉमन फार्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई से करेंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो प्लस का चिन्ह लेंगे और इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो माइनस का चिन्ह लेंगे और Q बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन ई हो जाएगा। ओके, हाँ, इस प्रकार से आप किसी चालक को जब आवेशित किया गया तो उस पर कितना धनावेश आया और कितना ऋण आवेश आया, ठीक है ना, तो इसको आपने इस प्रकार से पढ़ा। ओके, तो चलिए अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये धन आवेश और जो ऋण आवेश हैं, ठीक है ना, इनके गुण क्या है, ठीक है ना। इनके गुणों का अध्ययन, आवेश के गुणों का अध्ययन हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, बंद कर दे। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब हम आपको आवेशों के गुणों की चर्चा करेंगे कि आवेश के गुण कैसे होते हैं। आपको केवल दो मोटी मोटी बातें समझनी है। नंबर एक, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि ऐसे बल जो एक दूसरे को दूर जाने के लिए धक्का देते हैं, एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मान लीजिए दो प्रकार के मतलब दो गोले हैं, इस पर धनावेश है और जो दूसरा गोला है दूसरा चालक है उस पर ऋणावेश है ना, क्या है सॉरी धन आवेश है, धन आवेश इस पर भी है
यानी दोनों पर आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं। क्या है, समान प्रकृति के हैं। इसमें क्या है, प्रकृति समान है, धनात्मक प्रकृति इसकी भी है और धनात्मक प्रकृति इसकी भी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो गोला है, ये वाला जो चालक है, इसको क्या करेगा, धक्का देगा। धक्का देगा तो किधर भागेगा, ऐसे भागेगा, इधर भागेगा, है ना। और ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला इसको धक्का देगा और ये किधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ऐसे भागेगा, है ना। इसी को हम प्रतिकर्षित करना कहते हैं, प्रतिकर्षित करना, ठीक है। बोलो, इनको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करना कहते हैं। कि अगर दो समान प्रकृति के आवेश हों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी दोनों एक दूसरे को, है ना, ऐसे धक्का देते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब मान लो इसी प्रकार से क्या है, हमारे पास मान लीजिए दो चालक हैं, एक चालक ये है और दूसरा चालक क्या है, ये है, दूसरा चालक ये है, ठीक है ना। और इन दोनों पर क्या है, इस पर ऋण आवेश है और इस पर भी क्या है, दूसरे पर भी क्या है, ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश, ठीक है ना। इस पर भी ऋण आवेश है, ये भी दोनों समान प्रकृति के हुए। अब ये वाला जो चालक है, इसको क्या करेगा, ऐसे धक्का देगा और ये वाला चालक जो है इसको ऐसे धक्का देगा, ऐसे इधर जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि अगर दो समान प्रकृति के चालक हमारे पास है, समान रूप से आवेशित चालक हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में धक्का दे करके एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। ओके, ये हो गया। अब दूसरा मुख्य गुण क्या है, कि दो असमान प्रकृति के, समान प्रकृति के नहीं, दो असमान प्रकृति के आवेश आवेश दो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षित करते हैं, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, दो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान प्रकृति है, जैसे हमारे पास दो चालक हैं, यहां पर देखिए दो चालक हैं, ऐसे है, एक चालक ये है। अब क्या है, इन दोनों पर मान लीजिए एक पर धनावेश है, एक पर धनावेश है और दूसरे पर क्या है, ऋणावेश है। ओके, दूसरे पर ऋणावेश है, ऐसे क्या है, ऋणावेश है। तब क्या करेंगे, तब ये दोनों दूर न जाकर के एक दूसरे के समीप जाने का प्रयास करेंगे। यानी ये वाला जो चालक है, इस चालक को इधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इधर इस दिशा में खींचेगा, ठीक है ना। और ये वाला क्या करेगा, इसको इस दिशा में ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। यानी दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और दोनों एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये आवेशों में मुख्य गुण यही पाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि दो समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं और उनके बीच आकर्षण बल कार्य, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आवेशों के मुख्य गुण ये होते हैं। आपके स्तर के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए
इतना ही सफिशियंट है। बाकी आवेश के ढेर सारे गुण होते हैं जिनका अध्ययन आप लोग अगली कक्षाओं में करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके आगे जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक बच रहे हैं उनको हम अगले वीडियो में बताने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग इसको, जो भी समझाया गया, इसको खूब अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आवेश क्या है, मुझको ऐसा तो लग रहा है कि अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।